पे This आपका conference कॉन्टैक्ट will पेज। now be recorded. अब जैसे आप कॉन्टैक्ट पेज को ओपन करोगे तो उसकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी। अब उस कॉन्टैक्ट डिटेल को आप जस्ट शो कर सकते हो, बट उसके अंदर कोई भी डेटा आप चेंज नहीं कर सकते हो। लाइक वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आप चाहते हैं उसकी जगह आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है स्टैटिक पेज के अंदर। डायनेमिक वेब पेज वो वेब पेज होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, एज वेल एज उसके अंदर कोई भी डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्टैक लाइक आपका फेसबुक है, जीमेल है, आईआरसीटी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑल दीज आर डायनेमिक वेब पेजेस। जो आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है बेसिकली दो टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक होता है आपका क्लाइंट साइड और एक होता है हमारा सर्वर साइड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर पूरा पूरा कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट की मशीन पे। लाइक उसके अंदर आपका HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery, बूटस्ट्रैप एंड एंगुलर। HTML के अंदर हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है कि वेब पेज के ऊपर हमें क्या डिस्प्ले कराना है, दैट इज द पार्ट ऑफ HTML। CSS के अंदर हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर डिजाइनिंग इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे CSS का। जावास्क्रिप्ट किसी भी HTML या CSS के ऊपर अगर हमें कोई प्रोग्रामेटिकली इफेक्ट अप्लाई करना है देन हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। ना वो आपका jQuery है, बूटस्ट्रैप है एंड एंगुलर है। बूटस्ट्रैप हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जो जिसके अंदर आपका जितना भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, साथ में इसके थ्रू हम जो भी वेबसाइट डेवलप करेंगे वो पूरी पूरी क्या होगी, रेस्पॉन्सिव होगी। तो इसके थ्रू हमारा एक UI डिजाइन होता है, यानी कि यूजर की जितनी भी इंटरेक्शन होगा, जो भी यूजर की रिक्वेस्ट आएंगी, रेस्पॉन्स आएगा, वो किसके थ्रू आएगा, यूजिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दैट इज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, बूटस्ट्रैप एंड एंगुलर। PHP के अंदर आता है आपका सर्वर साइड। सर्वर साइड में जो हमारा बैकएंड कोड एग्जीक्यूट होगा उसमें आपका PHP आता है, जावा आता है, डॉटनेट आता है, पाइथन आता है, ऑल दीज आर सर्वर साइड लैंग्वेजेस। अब बेसिकली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कंपनीज होती है, कंपनीज के अंदर जो वेबसाइट डेवलपमेंट होता है वो दो वे में होता है। एक होता है आपका डिजाइनिंग और एक होता है हमारा डेवलपमेंट। तो कंपनी क्या करती है, दो अलग अलग लोगों को हायर करती है। डिजाइनिंग टीम अलग होगी, डेवलपमेंट टीम क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब कंपनी प्रिफर करती है एक ऐसे पर्सन को जो क्लाइंट और सर्वर यानी कि बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कोड कर सके। यानी कि उसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर ये सब तो आता हो, साथ में उसे सर्वर साइड मीन अगर कंपनी के पास प्रोजेक्ट आया PHP का तो PHP के ऊपर भी काम कर सके। कंपनी पे काम आया पाइथन का तो वो पाइथन के ऊपर भी काम कर सके बैकएंड। यानी कि एक ही पर्सन क्लाइंट बैकएंड भी क्रिएट करे, फ्रंट एंड भी क्रिएट करे। तो दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हेलो? नो सर, नो सर, नो डाउट। आई थिंक आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यानी कि जो क्लाइंट साइड वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने करा होगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सभी लोग इन तीनों के स्टूडेंट हो तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये पार्ट सब लोगों ने करा होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। कोई डाउट है इसमें, इस वाले पोर्शन में किसी को क्लाइंट साइड में? क्लाइंट साइड नो नो सर। क्लाइंट साइड वाला पार्ट कराना है या सीधा सर्वर साइड पे काम करें, लाइक PHP और JSP समथिंग? सर लास्ट के तीन बता दीजिए। हाँ, jQuery, बूटस्ट्रैप एंड एंगुलर। ओके, तो यस चलो सर। स्टार्ट करते हैं यस सर। स्टार्ट करते सर हैं जे बूटस्ट्रैप। स्क्रिप्ट, सर जे स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट है, ओके चलिए। ओके, सो HTML, CSS तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट is a client-side scripting language that is used to provide programmatical effect on HTML and CSS.
जैसे आपका HTML और CSS है, ये दोनों हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज इन द सेंस कि इसके अंदर जो कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है हम उसको एज इट इज वे में यूज करते हैं। HTML के थ्रू हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। CSS के थ्रू हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। अब क्या होता है कि HTML के अंदर मैंने कुछ कंटेंट डिस्प्ले करे, लाइक मैंने कोई एक टेबल बनाई। अब जैसे हम उसको रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, जो हमने टेबल के अंदर कंटेंट डाले हैं वो कंटेंट हमेशा फिक्स आएंगे। अब वो कंटेंट हमें रन टाइम पे यूजर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। या मान लिया हमने कोई इमेज लगाई, जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे HTML प्रोग्राम को, तो हमेशा वही इमेज डिस्प्ले होगी जो हमने वहाँ पे SRC के अंदर दी है। बट हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कोड है वो उसका जो इफेक्ट है वो रन टाइम पे यूजर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे। फॉर एग्जांपल एक हमने इमेज वाला कोड लिखा है HTML के अंदर, तो जैसे प्रोग्राम को रन करे तो इमेज हमारी फिक्स ना है, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग वो इमेज क्या होती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है, या हमने कोई कलर वगैरह चेंज करा है किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर यूजिंग CSS, तो जो वो कलर है यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सके, चेंज कर सके। तो किसी भी HTML या CSS के ऊपर अगर हमें कोई प्रोग्रामेटिकली इफेक्ट अप्लाई करना है तो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पहली होती है आपकी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आपकी इनलाइन CSS होती है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होती है, जिसके ऊपर हम लगाते हैं उसी के ऊपर अप्लाई होती है, अदर के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। इंटरनल पूरी पूरी फाइल के लिए होती है। एक फाइल के अंदर हमने कोई भी इंटरनल CSS लगा दी है, जावास्क्रिप्ट लगाई है, तो उस फाइल के अंदर पूरी फाइल के ऊपर क्या होगी, वो अप्लाई होगी। और जो आपकी एक्सटर्नल होती है वो मल्टीपल फाइल के लिए होती है। फॉर जावास्क्रिप्ट वी यूज स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं हम स्क्रिप्ट टैग का। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। जो भी कोड प्लेस होगा वो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। जावास्क्रिप्ट इज ए client side language, means there is no need to define data type। अब एक्चुअली हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्लाइंट साइड की। जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कोई लॉजिक लगाते हैं या कोई भी लॉजिक को ऐड करते हैं तो डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या कराते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास डेटा टाइपलेस लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइप का डेटा आएगा उसी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। टू डिक्लेयर वेरिएबल वी यूज वेर कीवर्ड। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं वेर कीवर्ड का। आउटपुट फंक्शन जो इसका होता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है HTML बॉडी को, और राइट एक फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू या मैसेज को प्रिंट करेगा। क्लियर इतना सब लोगों को? यस सर। सो अब इसके अंदर हम कोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक HTML फाइल बनाई, HTML बॉडी। बॉडी को क्लोज करा, HTML को यहाँ से क्लोज कर दिया। नाउ अब इसके अंदर मैंने सिंपल एक मैसेज लिखा, हेलो जावास्क्रिप्ट, हाउ आर यू। सिंपल एक मैसेज लिखा, इसके अंदर हमने कोई भी जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करी, हमने सिंपल एक HTML के अंदर मैसेज लिखा, कोई अभी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करी है। अब इस फाइल को सेव करेंगे, किसी भी लोकेशन पे जाके फाइल को सेव कर सकते हैं। तो एक फोल्डर मैंने बना दिया वर्कशॉप के नाम से डेस्कटॉप में। इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया JS, तो इसके अंदर फाइल का नाम दे दिया j1.html। अब इस फाइल को हमें रन करना है तो सिंपल उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे तो वर्कशॉप दुनिया का झोल समझ के लौड़े लगेंगे, लोगों के चुतिया सिमरन चौधरी, सिमरन चौधरी सिमरन चौधरी
बंद कर दिया। तो जेएस फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे फाइल मिलेगी। इसके कोड को अगर हमें ओपन करना है तो राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड, और अगर फाइल को रन करना है तो ओपन विद ब्राउजर। रन करेंगे सिंपली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट हाउ आर यू। सिंपल ये मैसेज हमने डिस्प्ले करा। जो मैसेज हमारा किसके थ्रू आया, यूजिंग HTML। अब इसी मैसेज को हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिस्प्ले करना है। तो अगर हमें कोई भी मैसेज जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हम हेड के अंदर जाएंगे, हेड क्लोज, फिर इसके अंदर लगाएंगे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। आउटपुट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए फंक्शन आता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये एक फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू या मैसेज को प्रिंट करेगा। अब जो भी मैसेज होगा हम उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। डॉक्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, HTML बॉडी को। राइट क्या है, उसका एक फंक्शन है जो बॉडी के अंदर समथिंग राइट करेगा। अब सेव करके रन करेंगे तो सेम मैसेज आएगा जो हमने पहले HTML के अंदर लिखा था। यानी कि जो काम हम HTML के थ्रू कर रहे थे वही काम हमने किसके थ्रू करा, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है बड़ा। कॉर्पोरेट का मतलब जो हमारे गांव के अंदर जो व्यापारी इस गन्ना का करते हैं बिहार में या उत्तर प्रदेश में, वो लोग कॉर्पोरेट। जब भी म्यूट ऑन करोगे ना तो ये भी म्यूट हो जाएगा। तुम बोल। अब जो काम हम HTML के अंदर कर रहे थे वही काम किसी थ्रू हो रहा है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। डिफरेंस क्या है कि HTML के थ्रू हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो हमारा फिक्स होगा, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी लॉजिक ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मान लिया मुझे इसके अंदर एक मैसेज और डिस्प्ले करना है। 3 मैसेज मैंने अभी यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्ले कराए। अब सेव करके रन करूंगा तो तीनों मैसेज यहाँ पे क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन तीनों मैसेज कहाँ पे आएंगे, एक ही लाइन पे। अब इन सारे मैसेज को मुझे अलग अलग लाइन पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक यूज करेंगे हम BR टैग का। अब जैसे हम यहाँ पे BR टैग का यूज करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक एरर आ जाएगी, कोई आउटपुट नहीं आया। इट्स मीन इसके अंदर क्या एक एरर है। अब एरर को अगर हमें चेक करना है तो F12 की प्रेस करेंगे, F12। जैसे F12 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो एरर यहाँ पे हमें शो कर देगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस लाइन नंबर 4। अब ये लाइन नंबर 4 वहीं पे जहाँ पे हमने BR टैग का यूज करा था, क्योंकि जो BR टैग है वो किसका टैग है, जावा HTML का, और हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर हमें किसी भी HTML टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना है तो उसको हमें डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। तो BR एंड TR, कोई भी HTML टैग जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना है उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर। अब सेव करके रन करेंगे तो ये तीनों मैसेज अलग अलग लाइन पे आ जाएंगे। इवन कोई भी HTML टैग हम यूज करेंगे, लाइक मुझे बोल्ड करना है इसको, तो यहाँ पे लिखा मैंने B, और जो भी HTML का टैग आएगा वो हमारा डबल कोट के अंदर आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। अब सेव करके इसको हम रन करेंगे तो अब ये हमारा बोल्ड भी हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी HTML टैग का यूज करेंगे उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर उस टैग का नाम डिफाइन करेंगे। क्लियर? ऐसे सपोज करो मुझे इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फाइल का नाम दे दिया मैंने, एक नई फाइल क्रिएट करी। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं वैर कीवर्ड का। तो एक वेरिएबल ले लिया A, उसकी वैल्यू दे दी 20, B एक वेरिएबल लिया 12.34, C एक वेरिएबल लिया @ कैरेक्टर वैल्यू हमारी सिंगल कोड में आएगी, S एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे लिखा मैंने इंसिनो। नाउ अब इन जो वैल्यू हमने प्रिंट कराई, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं उनको हमें प्रिंट करना है।
जितने भी आपके HTML टैग आएंगे या मैसेज आएगा वो डबल कोट के अंदर आएगा, और जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे वो डबल कोट के बाहर आएंगे। तो इन वेरिएबल को हम डबल कोट के बाहर लिखेंगे, ए पी, ये आपका सी हो जाएगा, और देन ये हो जाएगा हमारा एस। अब इस फाइल को सेव करा j2.html, रन करते हैं j2.html को, तो सिंपल हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने इसके अंदर प्रिंट करे हैं। ए की वैल्यूज आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, लेकिन ये सारे के सारे वेरिएबल कहाँ पर है, एक ही लाइन पे। अब इन वेरिएबल्स को हमें अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, br टैग का, और जो br टैग आएगा वो डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर डबल कोड में आएगा। तो जो आपका वेरिएबल होगा, मैसेज होगा, वो आपका डबल कोड में आएगा, या HTML टैग जो भी होंगे वो डबल कोड में आएंगे, और जो आपका वेरिएबल होगा वो डबल कोड के बाहर आएगा। अब जैसे हम इसको सेव करके रन करते हैं तो सिंपल इसके अंदर एक एरर आ जाएगी। लोटस जो आपका वेर कीवर्ड होता है वो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, कांस्टेंट भी क्या करेगा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो आपने वेर कीवर्ड के अंदर वेरिएबल डिफाइन करा है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कांस्टेंट कीवर्ड होगा वो भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, लेकिन एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। यानी कि डिक्लेरेशन टाइम पे जो भी वैल्यू इसके अंदर हम असाइन करेंगे वही वैल्यू उसके अंदर फिक्स रहेगी, इसके बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है हमारा वेर और कांस्टेंट कीवर्ड में। तो जब हमने इसको रन करा, प्रोग्राम रन हुआ, लेकिन कोई भी आउटपुट शो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे कोड के अंदर एक एरर है। अब इसके एरर को चेक करना तो F12 की प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपकी पहली लाइन पे एक एरर दिखा देगा, जहां पे हमने पहला मैसेज प्रिंट करा था, लाइक दिस वन। यानी कि जो मैसेज एरर आई वो इस लाइन के अंदर आई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट और राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है ब्राउजर को, राइट उसका एक मेथड है जो बॉडी के अंदर समथिंग राइट करेगा। अब ये एक फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन एक टाइम पे कोई एक ही काम करेगा, या तो वैल्यू प्रिंट करेगा या मैसेज। वैल्यू मैसेज एक से ज्यादा प्रिंट करने तो कॉन्केटिनेशन करेंगे, और उसके लिए यूज करेंगे हम प्लस साइन का। अब सेव करके रन करेंगे तो ये मैसेज हमारा कहाँ पे आ जाएगा, न्यू लाइन पे। तो अगर डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर जो आपके वेरिएबल है वो डबल कोट के बाहर आएंगे, जो भी HTML टैग और मैसेज है वो डबल कोट के अंदर आएंगे। HTML टैग और मैसेज को आपको कॉन्केट करना है, एक साथ लिखना है, तो कॉन्केट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस साइन का। इवन इसके साथ अगर हमें कोई मैसेज भी डिस्प्ले करना है तो मैंने कहा इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू, कॉन्केटिनेट कर दिया, यहाँ पे लिखा डबल वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा br करेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे br स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू। सेव करके रन करेंगे तो अब ये मैसेज और वेरिएबल सारे अलग अलग क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? यस सर। ठीक है, ऐसे इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं वो सेम होते हैं जो आपने C++ जावा के अंदर यूज किए होंगे। अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, सारे ऑपरेटर आपके सेम होते हैं। तो अगर मान लिया हमें कोई ऑपरेशन इसके अंदर करना है तो A की वैल्यू हमने 20 दे दी, B की वैल्यू हमने 10 दे दी, C के अंदर A और B की वैल्यू को ऐड कर दिया, A प्लस B, D के अंदर A और B की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, E के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, F के अंदर A और B की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। नाउ इसको हमें प्रिंट करना है, तो लाइक फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर, ये आपका आ जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये C, ये आपका D आ जाएगा, देन E, और ये हो जाएगा आपका F। सेव करके रन करेंगे j3.html। तो अभी सिंपल हमारे ऑपरेशन भी क्या हो जाएंगे इसके अंदर, परफॉर्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 10, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम चाहते हैं जो हमारा ये आउटपुट आ रहा है प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में आए, टेबल की फॉर्मेट में आए। तो
कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश, मल्टी लाइन स्लैश एस्ट्रिक, और जहां तक कमेंट करना है एस्ट्रिक स्लैश। मीन्स अब ये कोड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी जो भी आउटपुट है इसको हमें टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब हम BR टैग का यूज कर सकते हैं तो HTML टेबल टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आ जाएगा हमारा TRTD। सबसे पहले हमने एक सेंटर टैग लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा टेबल बॉर्डर 1, सेल स्पेसिंग 10, सेल पैडिंग 10। एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट करी। नाउ डॉक्यूमेंट राइट, अब इसके अंदर हम एक पहली रो बनाएंगे TR, इसके अंदर एक कॉलम बनाया TD। अब इस कॉलम के अंदर हमें एक वेरिएबल प्रिंट करना है। अब वेरिएबल हमें से डबल कोट के बाहर आएगा, तो इस स्ट्रिंग को यहाँ पे टर्मिनेट करके हमने कॉन्केटिनेट कर दिया। वेरिएबल का नाम क्या है A। देन इस TD को यहाँ पे क्लोज करेंगे तो TD क्लोज हो गया। देन दूसरा TD बनाया जिसके अंदर आएगा प्लस साइन एज ए मैसेज, यहाँ पे इस TD को क्लोज करा। देन TD, इसके बाद क्या आएगा हमारा सेकंड नंबर, किसके अंदर है B के अंदर। नाउ इस TD को हम क्लोज करेंगे। देन TD, इसके बाद आएगा आपका इक्वल टू साइन, TD क्लोज और TD रिजल्ट। रिजल्ट किसके अंदर होगा, C के अंदर, तो कॉन्केटिनेट करा और यहाँ पे जाके इस TD को क्लोज कर देंगे। फाइनली ये हमारी रो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो हमने एक रो बनाई, उस रो के अंदर हमारे पास 5 कॉलम है। जो भी आपके मैसेज आएंगे और HTML टैग आएंगे वो डबल कोट में आएंगे, और जो भी आपके वेरिएबल होंगे उनको डबल कोट के बाहर लिखेंगे। बाहर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कॉन्केटिनेट करेंगे, और कॉन्केटिनेट किससे करेंगे, प्लस साइन से, ठीक है। अभी हमें 4 रोज के अंदर बनानी है, तो अब 2 3 4, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा इनटू, देन ये हो जाएगा डिवाइड। वेरिएबल ये हमारा सब्ट्रैक्शन D के अंदर है, मल्टीप्लिकेशन E के अंदर है, डिवीजन F के अंदर है। रन करेंगे तो हमारे पास जो पूरा आउटपुट है प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। अब जो टेबल है ये तो हम HTML के अंदर भी बना सकते थे, लेकिन क्या HTML के अंदर ये कैलकुलेशन कर सकते थे, क्योंकि HTML क्या है, हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, जो भी लिखेंगे वही डेटा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे डेटा हमने कैलकुलेट कहाँ पे करा, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उस कैलकुलेटेड डेटा को हमने कहाँ पे डिस्प्ले कराया, HTML के अंदर। तो किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर अगर हमें कोई भी प्रोग्रामेटिकल इफेक्ट अप्लाई करने हैं, देन हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। क्लियर? Can you explain it again, please, sir? Okay. मार्क ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करा, वेरिएबल डिक्लेयर करे A और B, जो भी इसके अंदर ऑपरेशन करने उन ऑपरेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। अब इस डेटा को हमें एक टेबुलर फॉर्मेट में, हेलो 50 हट जाना। जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करें, यहाँ पर हमने एक टेबल बना दी, सेंटर टेबल कर दिया। अब जितनी भी वैल्यू इसके अंदर हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक रो बनाई, उस रो के अंदर एक कॉलम ऐड किया। अब जो कॉलम की, इस कॉलम के अंदर वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ए वेरिएबल के अंदर। तो ए वेरिएबल है, उसको डबल कोट के बाहर लिखेंगे। तो हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे टर्मिनेट करा, कॉन्केटिनेट करा प्लस साइन से,
Sir, what is TR and TD? ये हमारे पास HTML टैग होते हैं टेबल के। अगर हमें कोई भी टेबल प्रिंट करना है तो उसके लिए हम TR टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल के अंदर जितना भी डेटा आएगा वो रो और कॉलम में आएगा। रो बनाने के लिए हम यूज करते हैं TR टैग का और कॉलम बनाने के लिए हम यूज करते हैं TD टैग का। जैसे इस प्रोग्राम को Okay, हमने sir. रन करा है, ये जो हमारे पास पूरी लाइन आ रही है ये क्या है, हमारी रो है, और ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है सेल, ये हमारी क्या है, कॉलम। Okay, sir. क्लियर? Thank you. Yes, sir. अब जितनी बार भी इसको हम रन करेंगे आउटपुट क्या आएगा, हमारा सेम आएगा, क्योंकि जो हमने कोड है उसके अंदर नंबर अपने फिक्स कर दिए। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है। जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे पेज लोड होगा और डायरेक्टली यही कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं डेटा कौन इनपुट कर रहा है, यूजर। अगर हमें डेटा यूजर से इनपुट कराना है तो एक फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारे पास एक पहले से बना एक फंक्शन है जो रन टाइम पे यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराएगा, और जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो कहां पे जाके स्टोर होगी, एक वेरिएबल में। तो इसके अंदर हमने एक मैसेज लिख दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब जो आपका प्रॉम्प्ट फंक्शन है उसके अंदर आउटपुट आएगा वो हमारा किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है। जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, डबल हो या कैरेक्टर हो, अब उस डेटा को हमें इंटीजर में चाहिए तो हमारे पास एक फंक्शन होता है पार्स इंट। ये एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। सेम हम यहाँ पे लिख देंगे पार्स इंट, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर। तो 2 नंबर यूजर यहाँ पे एंटर करेगा। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होंगे वो स्ट्रिंग में होंगे, हमें किस में चाहिए, इंटीजर में, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, ए और बी के अंदर। ना वो सेव करके इसको हम रन करेंगे। तो जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। 12 एंटर करा, सेकंड नंबर 6 एंटर करा, ओके करेंगे तो जो भी आपका आउटपुट है वो पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो जो डेटा है कुछ भी वैल्यू हम यूजर से क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। अगर यूजर से हमें कुछ भी डेटा इनपुट कराना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट, जो रन टाइम पे यूजर से एक वैल्यू क्या कराएगा, इनपुट कराएगा। बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट के अंदर हम जो भी इनपुट लेते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, और वैल्यू को हमें इंटीजर में चाहिए, डबल में चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए, उसको हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करा तो पार्स इंट का यूज करेंगे, डबल में कन्वर्ट करना है तो पार्स डबल का यूज करेंगे। ठीक है। और अगर स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये अभी जो हमने आउटपुट डिस्प्ले करा है वो कहाँ पे करा, डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर। अब डॉक्यूमेंट और राइट जो है आपका मैसेज डिस्प्ले कर रहा है ब्राउजर के ऊपर, लेकिन जब हमने इनपुट लिया तो इनपुट हमारा कहाँ पे आ रहा है, डायलॉग में आ रहा है। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट आए वो भी कहाँ पे आए, डायलॉग में आए। तो अगर हमें किसी भी आउटपुट को डायलॉग में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है अलर्ट। अलर्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है जो किसी भी आउटपुट को शो करेगा डायलॉग के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिखा अलर्ट हेलो जेएस हाउ आर यू, सिंपल एक मैसेज लिखा, सेव करके रन करेंगे j4.html। जैसे हम इसको रन करेंगे j4.html को तो डायरेक्टली हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कहाँ पे, डायलॉग्स के अंदर, हेलो जावास्क्रिप्ट हाउ आर यू। तो जो भी आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, हमारा डायलॉग्स में आएगा। ठीक है। जैसे पेज को लोड करेंगे तभी ये मैसेज क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, जैसे हमने प्रोग्राम को रन करा, पेज लोड हुआ, और जैसे हमारा पेज लोड होगा डायरेक्टली आउटपुट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ जो मैसेज है वो डायरेक्टली शो ना हो, यूजर चाहे तो डिस्प्ले हो, अदरवाइज डिस्प्ले ना हो, और जितनी बार यूजर चाहता है उतनी बार ये कोड क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो अभी इसकी वर्किंग क्या है, जैसे हमने प्रोग्राम को रन करा तो सबसे पहले हमारा ब्राउजर लोड होगा। जैसे ब्राउजर लोड होगा तो बॉडी क्या होगी, कॉल होगी, और जैसे बॉडी कॉल होती है तो कहाँ पे जाती है, हेड के अंदर। हेड के अंदर उसे क्या मिला, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कोड देखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, वो फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड का। तो हमने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन बनाने के लिए यूज करा फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, वो मैंने बना दिया F1। अब ये जितना भी कोड होगा वो इस फंक्शन के अंदर प्लेस कर देंगे।
एक मिनट। तो फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसको कॉल ना करें। अब सेव करके रन करेंगे इसको, प्रोग्राम रन होगा लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अभी प्रोग्राम रन करा, जैसे प्रोग्राम को रन करा, ब्राउजर लोड हुआ तो बॉडी कॉल हुई, जैसे बॉडी कॉल होगी तो हेड के अंदर जाएगा, हेड के अंदर उसे क्या मिला, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड लिखा था वो फंक्शन के अंदर लिखा था, और ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल ना करें। तो कॉल करने के लिए बॉडी के अंदर गए और यहाँ पे लिखा मैंने F1। जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे सिंपल F1 लिखा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या था, हमारे पास सिंपल एक HTML हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो एज इट इज क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हमें HTML के अंदर किसी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करना है तो हम यूज करेंगे इनपुट एलिमेंट के इवेंट का। तो हमने एक बटन बना दिया है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इसकी वैल्यू दे दी मैंने शो। तो एक बटन आएगा जिसपे लिखा होगा शो। अब यदि यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो ये मैसेज क्या हो जाए, हमारा डिस्प्ले हो जाए। तो बटन का एक इवेंट होता है ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक इवेंट होता है बटन का। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन का नाम क्या है, हमारा F1। अब सेव करके रन करेंगे तो ये हमारा बटन है। जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैसेज क्या होगा, शो होगा। जितनी बार इस बटन पे क्लिक करेंगे मैसेज क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है। इवन अगर मैं बटन की जगह मान लिया मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, BR और न्यू लाइन BR एंड BR। नाउ मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा क्लिक हेयर टू शो मैसेज। यहाँ पे इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ भी आएगा। अब जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैसेज शो हो रहा है, ऐसे अगर मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँ तब भी मैसेज क्या हो जाए, शो हो जाए। तो जैसे बटन का इवेंट होता है ऑन क्लिक, ऐसे ही क्या होगा हमारा पैराग्राफ का इवेंट। तो यहाँ पे लिखा मैंने ऑन क्लिक, जैसे ऑन क्लिक इसको कॉल करेंगे, मैंने कहा F1 फंक्शन। अब रन करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तब भी मैसेज शो होगा, और इवन इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी मैसेज क्या होगा, शो होगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ओके। ऐसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक UI के अंदर डिजाइन करा, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू एन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। देन यहाँ पे लिखा BR, एंटर सेकेंड नंबर, फिर यहाँ पे लिखा मैंने रिजल्ट, और यहाँ पे हमने बटन बना दिया इनपुट टाइप बटन, वैल्यू दे दी हमने उसकी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। सो रन करेंगे इसको J5.html, रन करा J5.html। हेलो। तो सिंपल हमारे पास एक डिजाइन बन के आया। हेलो हेलो,
एक डिजाइन हमारा बन के आया जहाँ पे यूजर अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, सेकंड नंबर एंटर करेगा। जैसे हम एडिशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करें 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लाई पे क्लिक करें मल्टीप्लाई, और डिवीजन पे क्लिक करें डिवीजन आ जाए। अब देखो जो आपका ये हमने डिजाइन करा है फॉर्म, वो कहाँ पे करा है, HTML के अंदर। अब HTML किसी भी चीज की डिजाइनिंग या डॉक्यूमेंटेशन तो कर सकता है, बट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, जबकि हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग कहाँ पे करेंगे इनकी, हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब HTML में जो डेटा यूजर इनपुट करेगा वो HTML पार्ट के अंदर करेगा, डेटा जो कैलकुलेट होगा वो जावा स्क्रिप्ट पार्ट के अंदर होगा। तो जावा स्क्रिप्ट किसी भी HTML एलिमेंट के डेटा को रीड कर सकता है या उसके अंदर डेटा सेंड कर सकता है, बट उसको एक डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से हमें इनपुट लेना है और कहाँ से हमें डेटा को सेंड करना है। तो जिस एलिमेंट से डेटा लेना है या डेटा देना है, यानी कि जहां से डेटा रिट्रीव करेंगे या जहां पे डेटा हम सेंड करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन देंगे, यानी कि उसकी एक आईडी बनाएंगे। तो इसकी आईडी दे दी मैंने एफ, इस कंट्रोल की आईडी दे दी मैंने एस, और इस कंट्रोल की आईडी दे दी मैंने यहाँ पे टी। तो इनके एक आइडेंटिफिकेशन बना दी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारा अलग है, HTML हमारा अलग है। तो जब ये डेटा रिट्रीव करेगा तो पहले उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, किसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेगा, आईडी के। तो एक फंक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट करा गेट एड, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का। और सबसे पहले हम रिट्रीव करेंगे वो डेटा जो यूजर ने इनपुट करा है, यानी कि पहला नंबर कहाँ पे इनपुट करा है, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। और इस टेक्स्ट फील्ड की आईडी हमने क्या दी है, एफ, कुछ भी दे सकते हैं आईडी। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, a इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी। डॉक्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, HTML बॉडी को। गेट एलिमेंट बाई आईडी एक फंक्शन है, एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा इस HTML बॉडी के अंदर, किसके अकॉर्डिंग, आईडी के अकॉर्डिंग। अब आईडी हमने यहाँ पे क्या दी, एफ। अब एफ किसकी आईडी थी, इस टेक्स्ट फील्ड की आईडी एफ थी। तो ये पूरा पूरा टेक्स्ट फील्ड रिट्रीव होगा और कहाँ पे आ जाएगा, इस ए वेरिएबल के अंदर। तो इस ए के अंदर क्या है, पूरा पूरा टेक्स्ट फील्ड आया, लेकिन मुझे पूरा टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए, उसके अंदर यूजर ने जो डेटा इनपुट करा है वो हमें डेटा चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर जो भी डेटा इनपुट करता है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू। तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर ने जो भी डेटा इनपुट करा, सबसे पहले उसने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करा, किसके अकॉर्डिंग, आईडी के अकॉर्डिंग। आईडी मैंने क्या दी, एफ। तो एफ इस टेक्स्ट फील्ड की आईडी थी। इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर से जो डेटा यूजर ने इनपुट करा वो उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी होगा, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को रिट्रीव करा, और जो भी डेटा यूजर ने इनपुट करा था वो डेटा कहाँ पर आ गया, इस ए वेरिएबल के अंदर। अब जो आपका वेरिएबल है, जो आपका टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर हम कोई भी डेटा इनपुट करें, फॉर्मेट क्या होगा उसका, स्ट्रिंग। वैल्यू हमें किसमें चाहिए, इंटीजर में। तो क्या करेंगे, उसको पार्स इंट, एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिट्रीव कर ली। देन दूसरा वेरिएबल लिया मैंने बी। अब बी के अंदर कौन सा नंबर आएगा, सेकंड। सेकंड नंबर कहाँ पे इनपुट करा है, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। इसकी आईडी क्या है, एस। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एस। तो हमारा फर्स्ट नंबर भी रिट्रीव होकर आ गया, सेकंड नंबर भी रिट्रीव होकर आ गया। एक वेरिएबल लिया सी, सी के अंदर ए बी की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास एडिशन आ गया, किसके अंदर आया, सी के अंदर। अब ये सी की वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होगी, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। देखो इन दोनों टेक्स्ट फील्ड से हमने डेटा क्या करा, रिट्रीव करा। अब हमें डेटा क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर सेंड करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसकी आईडी, टी। टी हमारे पास इस टेक्स्ट फील्ड की आईडी थी जिसके अंदर हमें रिजल्ट भेजना है। अब इसका आउटपुट शो करेंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो उसके लिए क्या होती है, वैल्यू प्रॉपर्टी। और वैल्यू प्रॉपर्टी में क्या चला जाए, सी। सी के अंदर क्या था हमारा, एडिशन। तो एक पूरा फंक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट करा, और इसको हम कॉल कब करेंगे, जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा। तो ऑन क्लिक इसको कॉल कर लेंगे, गेट एड फंक्शन को। अब सेव करके रन करेंगे, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 3, एडिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एडिशन। यदि सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करें तो इसके अंदर सब्ट्रैक्शन आ जाए इन दोनों नंबर का। मल्टीप्लाई पे क्लिक करें तो मल्टीप्लीकेशन आ जाए, डिवीजन पे क्लिक करें डिवीजन आ जाए। तो अभी हमने एक फंक्शन जो बनाया वो किसके लिए बनाया, एडिशन के लिए। तो ऐसे एक फंक्शन बना देंगे सब्ट्रैक्ट के लिए। फंक्शन का नाम दे दिया मैंने गेट सब्ट्रैक्ट। क्या करेगा, दोनों नंबर, दोनों टेक्स्ट में डेटा रिट्रीव करेगा और उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा, और वापस आउटपुट डिस्प्ले कहाँ पे कर देगा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ऐसे हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ऐसे एक फंक्शन बना देंगे यहाँ पे हम डिवीजन, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड। नाउ इसको कॉल कर लेंगे,
ऑन क्लिक get subtract multiply get it 12 and 4 addition subtraction multiply और clear Yes, sir. Yes, sir. so Yes, sir. अब देखो ये जो हमने फॉर्म डिजाइन करा था इसके जो कंट्रोल है वो आगे पीछे हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आ रहे हैं। जैसे एंटर फर्स्ट नंबर का टेक्स्ट इतना था तो इतना टेक्स्ट आया, फिर उसके आगे टेक्स्ट फील्ड आ गया। सेकंड नंबर का टेक्स्ट ज्यादा था तो उसके आगे आ गया और उसके आगे टेक्स्ट फील्ड आ गया। बट हम चाहते हैं जितनी भी एलिमेंट है वो हमारे एक अरेंज ऑर्डर में आए। तो किसी भी डेटा को अगर हमें अरेंज ऑर्डर में शो करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, HTML की टेबल एलिमेंट का। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया, फाइल को सेव करेंगे HTML j6.html। नाउ HTML आ गया आपका, यहाँ पे आ गया बॉडी, बॉडी HTML। यहाँ पे सिंपल मैंने एक सेंटर टैग लगाया सो दैट हमारा जो डेटा है वो सेंटर में आए। ऐसे हमने यहाँ पे इसके अंदर एक बना दिया फॉर्म टेबल, टेबल को क्लोज। नाउ एक रो बना दी TR को क्लोज, देन TD एंटर रोल नंबर। यहाँ पे हमने लिख दिया TD इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू इसकी आईडी दे दी हमने। कोई जावास्क्रिप्ट जो भी डेटा रीड करेगा वो आईडी से करेगा, तो आईडी दे दी हमने उसकी R। इस TD को क्लोज करेंगे। नाउ बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक और बना दिया इसके अंदर रो, देन यहाँ पे लिखा एंटर नेम, इसकी आईडी मैंने दे दी यहाँ पे N। यहाँ पे हमने बना दिया एंटर फिजिक्स मार्क्स, इसकी आईडी दे दी हमने P। एंटर केमिस्ट्री मार्क्स, इसकी आईडी दे दी हमने C। आईडी हम इसलिए दे रहे हैं सो दैट जावास्क्रिप्ट से डेटा को हम रीड कर सके। और ये हमने लिख दिया एंटर मैथ मार्क्स, और इसकी आईडी दे दी हमने M। नाउ हमने एक बटन यहाँ पे बना दिया, इनपुट टाइप बटन, इसकी वैल्यू दे दी रिजल्ट। अब सेव करके रन करेंगे j6.html को, तो देखो जितने भी हमने इनपुट कंट्रोल लिए हैं पूरे हमारे ऑर्डर में आएंगे, पूरा एक ऑर्डर बन के आ गया। ठीक है, सबका स्पेस हमारा कॉमन है, सारे एलिमेंट हमारे सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे यूजर अपना रोल नंबर एंटर करेगा, नेम एंटर करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स एंटर करेगा। देन जो हमारे पास ये टेबल है इसके बाद जाके हमने यहाँ पे लिखा BR, और इसके अंदर एक दूसरी टेबल और बना दी, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 सेल पैडिंग, यानी कि जितनी भी उसके अंदर कॉलम बनेंगे उनके जो इनसाइड स्पेस होगा, यानी कि कॉलम का जो अंदर का स्पेस होगा जहाँ पे डेटा आएगा वो सेल पैडिंग कहलाता है। वो हमने कितना कर दिया 10। सेल स्पेसिंग वो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। टेबल को क्लोज कर देंगे। नाउ अब यहाँ पे लिया मैंने TR
TR को क्लोज TD, यहाँ पे लिखा रोल नंबर, नेम, रोहन प्रताप, ओके। तो अब रन करेंगे इसको, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। रन करेंगे इसको तो ये कुछ इस तरीके से हमारा शो होगा। अब इधर यहाँ पे क्या करेगा, अपना रोल नंबर एंटर करेगा 101, नाम एंटर करा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स एंटर करे। जैसे रिजल्ट पे क्लिक करे तो यूजर ने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स एंटर करे हैं उनका टोटल परसेंटेज और रिजल्ट कैलकुलेट करे, और जो भी डेटा आया है वो नीचे एक नई रो के अंदर क्या होता है, शो होता रहे। यानी कि जितनी बार हम रिजल्ट पे क्लिक करें, जो भी डेटा यूजर ने इनपुट करा है वो डेटा को रिट्रीव करे, टोटल परसेंटेज रिजल्ट कैलकुलेट करे, और उसकी जितनी भी वैल्यू है उस टेबल के अंदर नीचे क्या होती रहे, ऐड होती रहे। ये लॉजिक इसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, हेड, हेड यहाँ पे लगा दिया स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, फंक्शन गेट रिजल्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर ने जो भी डेटा इनपुट करा है पहले वो डेटा को हम रिट्रीव करेंगे। तो वेरिएबल आर इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसकी आईडी, आर। जो यूजर रोल नंबर एंटर करेगा वो टेक्स्ट फील्ड में एंटर करेगा, और उस टेक्स्ट फील्ड की आईडी हमने यहाँ पे क्या दी है, आर दी है। डेटा हम आईडी से रिट्रीव करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट तभी करेंगे जिस डेटा के अंदर हमें कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली हम उसको स्ट्रिंग में रीड कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे रिट्रीव करा उसका नेम, किसके अंदर आ जाएगा, एन के अंदर, एन डॉट वैल्यू। और हमें रिट्रीव करना है फिजिक्स के मार्क्स, तो एक वेरिएबल ले लिए पी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इंटीजर में आएगी तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। पार्सेंट वैल्यू कहाँ पे, पी के अंदर, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे हमने रिट्रीव कर लिया केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स। तो ये सी हो गया, ये हमारा एम हो गया, कहाँ पे, सी के अंदर, और ये किसके अंदर है, एम के अंदर। तो यूजर ने जो भी डेटा इनपुट करा था उस पूरे डेटा को हमने यहाँ पे क्या करा, रिट्रीव करा। नाउ एक वेरिएबल लिया टी, टी के अंदर क्या करेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, इनके मार्क्स को ऐड कर देंगे। तो टी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स ऐड हुए, और कहाँ पे आ गए, टी के अंदर, टोटल आ गया। नाउ परसेंटेज निकालनी है तो पी आर इक्वल टू टी डिवाइड बाई 3, जो टोटल है उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बेस पे क्या आ गई हमारी परसेंटेज। कैलकुलेट करना है रिजल्ट, तो एक वेरिएबल लिया आर एस, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, ब्लैंक। चेक करेंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो आर एस के अंदर क्या आ जाए, पास, नहीं है तो एल्स आर एस के अंदर क्या आ जाए, fail। तो ये इसके बेस पे हमने क्या करा, एक रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो डेटा यूजर ने इनपुट करा था उसको रिट्रीव करा, उसका टोटल परसेंटेज रिजल्ट कैलकुलेट करा। अब इस डेटा को हमें कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, इस टेबल के अंदर एक नई रो में। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेबल है उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो रो और कॉलम के अंदर जाता है, रो में और कॉलम में होता है। हम एक टेबल के अंदर कितनी भी रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। जो रो और कॉलम ऐड होंगे वो किस पे होते हैं, इंडेक्सिंग पे। यानी कि जितनी भी रो बनेंगी उसकी अलग अलग इंडेक्स बन जाएगी, और उस रो के अंदर जितने भी कॉलम होंगे उसकी अलग अलग इंडेक्स क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएगी। तो सपोज करो कि एक टेबल है हमारी, ये हमारी एक टेबल है। इस टेबल के अंदर मैंने 3 कॉलम्स बना दिए, ये 3 हमारी रो बन गई। इसके अंदर ये कॉलम्स है, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में जाता है।
ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बनी। तो इसके अंदर ये हमारी रो है, ये हमारी पूरी पूरी क्या है, रो है। पहली रो कहाँ पे जाएगी, 0 इंडेक्स पे, दूसरी 1 पे, तीसरी 2 पे। ये ऊपर वाले हमारे क्या है, कॉलम्स है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, देन 3 4 5 6 7। तो जितनी भी रो होंगी उतनी उसकी रो इंडेक्स बन जाएगी, जितने भी कॉलम्स होंगे उतने उनके कॉलम की इंडेक्स बन जाएगी। तो बेसिकली जो डेटा स्टोर होगा वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो डेटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, वो डेटा को हमें इस टेबल के अंदर भेजना है। तो यानी कि जब हमारे पास एक रिकॉर्ड आएगा, उसके अंदर एक रो बनेगी और उस रो के अंदर 7 क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। तो जो रो और कॉलम है वो कहाँ पे ऐड करेंगे, रन टाइम पे हम इस टेबल टैग के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक आईडी दे दी, मैंने कहा माई टेबल, क्योंकि जो भी डेटा हम जावास्क्रिप्ट से रीड करते हैं या सेंड करते हैं उसको हम किसके थ्रू करते हैं, यूजिंग आईडी। तो हमने यहाँ पे इसकी एक आईडी दे दी, माई टेबल। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल टेबल इक्वल टू, कुछ भी नाम हो सकता है इस वेरिएबल का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। किसकी आईडी, माई टेबल। माई टेबल जो हमने नीचे टेबल बनाई है जिसके अंदर हमें आउटपुट को शो करना है, उसकी आईडी दे दी। तो ये क्या करेगा, जो पूरी पूरी टेबल है, ये हमने जो टेबल क्रिएट करी थी ये पूरी टेबल रिट्रीव करेगा और कहाँ पे सेंड कर देगा, इस टेबल वेरिएबल के अंदर। तो इस टेबल के अंदर पूरी पूरी टेबल आ गई। अब इसके अंदर हमें एक रो इंसर्ट करनी है। तो एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल रो इक्वल टू, और रो के अंदर मैंने क्या लिखा, टेबल डॉट इंसर्ट रो। और जो रो इंसर्ट होगी वो कहाँ पे होगी, 0 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, सॉरी 1, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक रो बनी है। तो वो कौन सी इंडेक्स पे होगी, 0 इंडेक्स पे। अब ये कहाँ पे आ जाएगी, हमारी 1 इंडेक्स पे। नेट गया, नेट गया। हेलो, हेलो, यस सर। क्या आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल ऑब्जेक्ट लिया है उसके अंदर एक रो इंसर्ट कर दी। Yes, sir. यानी कि ऑलरेडी 0, ओके ओके, 0 इंडेक्स पे ये ऑलरेडी रो इंसर्टेड है। अब इसकी 1 इंडेक्स, यानी कि इसके जस्ट बाद एक रो क्या हो जाएगी, और इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गई, हमारी रो इंसर्ट हो गई। अब इस रो के अंदर हमें क्या करना है, कॉलम ऐड करना है। हेलो, Hello. हाँ बच्चों, यस अभी है सर। ना थोड़ी स्क्रीन जी ये स्क्रीन जो है पोज हो चुकी है थोड़ा। मैं अभी इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ। जी सर। okay, sir. Okay. सर आप कुछ कह रहे हैं क्या सर? हेलो सर।
हेलो, तो वही सारी है। जी सर। Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले हमने जो डेटा यूजर ने इनपुट करा था उसको हमने रिट्रीव करा, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट। अब जो रिजल्ट हमारा पूरा डेटा आएगा उसको हमें इस टेबल के नीचे शो करना है। ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तो जब हम डेटा इसके अंदर डिस्प्ले कराएंगे तो इसके अंदर एक रो इंसर्ट करेंगे। तो इस टेबल की सबसे पहले हमने एक आईडी दी, माई टेबल। इस टेबल को हमने यहाँ पे रिट्रीव करा, वेरिएबल टेबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई टेबल। तो ये पूरी टेबल रिट्रीव करके कहाँ पे लेके आएगा, टेबल के अंदर। यानी जो टेबल हमने यहाँ पे बनाई है वो पूरी टेबल जावास्क्रिप्ट के अंदर चली गई। अब इसके अंदर हमें एक नई रो क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो हमने एक वेरिएबल लिया, रो इक्वल टू टेबल डॉट इंसर्ट रो। इंसर्ट रो टेबल के अंदर पहले से बना एक फंक्शन होता है, एक नई रो इंसर्ट करेगा। अब कहाँ पे इंसर्ट करेगा उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी हम रो बनाते हैं उसकी इंडेक्स जनरेट होती रहती है। तो बाय डिफॉल्ट उस टेबल के अंदर एक रो ऑलरेडी थी, इसके अंदर हमने टाइटल दिए थे, रोल नंबर, नेम। तो जो नई रो इंसर्ट होगी वो कहाँ पे होगी, 1 इंडेक्स पे होगी। तो एक रो इंसर्ट हो गई। अभी रो के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, कॉलम। तो एक वेरिएबल लिया मैंने C1, वेरिएबल C1 इक्वल टू, कहाँ पे इंसर्ट करेंगे कॉलम, इस रो के अंदर। तो रो डॉट इंसर्ट सेल पहले से बना एक फंक्शन होता है, कहाँ पे इंसर्ट होगा, 0 इंडेक्स पे, क्योंकि जितने भी कॉलम बनेंगे उतनी उसके अंदर इंडेक्स जनरेट होती रहेंगी। तो पहला कॉलम 0 इंडेक्स पे जनरेट होगा, दूसरा होगा हमारा 1 पे, नेम, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट। 8 कॉलम इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। वेरिएबल का नाम दे दिया C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8। नाउ अब इसको सेव करके रन करेंगे। फंक्शन कॉल करा हमने ऑन क्लिक गेट रिजल्ट। ये हमारी फाइल है। रोल नंबर एंटर करा 101, नेम एंटर करा A, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। नाउ जैसे हम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक रो इंसर्ट हो गई, और इस रो के अंदर 8 कॉलम बन के आ गए, 0 1 2 3 4। लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कोड करा, यहाँ पे हमने लिखा रो इक्वल टू टेबल डॉट इंसर्ट रो। तो इसने तो उस टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट कर दी। इस पे क्लिक करा, फिर हमने यहाँ पे लिखा रो डॉट इंसर्ट सेल। तो जो रो बनी है उसके अंदर सेल क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। यानी कि जो कॉलम बने वो क्या बने, ब्लैंक बने। अब इन कॉलम के अंदर हमें डेटा भेजना है, यानी कि पहले कॉलम के अंदर रोल नंबर की वैल्यू, दूसरे कॉलम के अंदर नेम की वैल्यू, तीसरे कॉलम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वैल्यू। और वो वैल्यू कहाँ पे हमारी, इन वेरिएबल्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे C1, पहले कॉलम का नाम था, यानी जो पहला कॉलम ऐड करा था हमने उसका नाम हमने क्या लिया था, C1 डॉट इनर HTML। यानी कि जो पहला कॉलम है वो कहाँ पे आ गया था, C1 के अंदर। इनर HTML क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टीज है जो एक HTML एलिमेंट के अंदर डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी R। ऐसे ही हमने यहाँ पे जितने भी कॉलम है, C2, C3, C4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कॉलम है। इसके अंदर आएगा नेम, किसके अंदर है, N के अंदर। यहाँ पे आएगा फिजिक्स, P के अंदर, केमिस्ट्री C के अंदर, मैथ M के अंदर, टोटल T के अंदर, परसेंटेज और रिजल्ट। अब इसको सेव करके रन करेंगे। रोल नंबर 101, नेम आ गया A,
78, 65, 56। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, पूरा रिजल्ट आ गया। ऐसे मैंने यहाँ पे दूसरा डाला 102, नाम डाल दिया बी, 98, 67, 56, रिजल्ट पे क्लिक करा। ये जितने भी डेटा को हम ऐड करते रहेंगे उतने बार डेटा इसके अंदर ऐड होता रहे। क्लियर? तो आया समझ में सबको? या कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? नो सर। सो दैट इज जावास्क्रिप्ट। क्योंकि एचटीएमएल के अंदर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर हमें किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर रन टाइम पे कैलकुलेशन करनी है तो उस डेटा को हम कैलकुलेट कहाँ पे करेंगे? जावास्क्रिप्ट के अंदर, और देन उसके आउटपुट को रेंडर कहाँ पे कराएंगे? एचटीएमएल के अंदर। ठीक है? अभी तक हमने जो भी इसके अंदर इफेक्ट अप्लाई करे वो किसके बेस पे करें? एचटीएमएल के ऊपर। अब ऐसी मान लिया हमें कोई सीएसएस के इफेक्ट अप्लाई करने यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट का। तो लाइक मैंने कहा एचटीएमएल, यहाँ पे लिखा बॉडी, बॉडी को क्लोज, एचटीएमएल को क्लोज। अब इस बॉडी के अंदर जाके मैंने लिखा बीजी कलर इक्वल टू रेड। कुछ मैंने कंटेंट नहीं लिखे, सिर्फ बॉडी की एक प्रॉपर्टी लिख दी बीजी कलर, जो बैकग्राउंड कलर चेंज करेगी, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड। सेव करके रन करा j7.html, रन करेंगे j7.html को, तो डायरेक्टली हमारा एक बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। क्योंकि ये जो बीजी कलर था वो हमने कहाँ पे दिया था? बॉडी के अंदर दिया था। तो जैसे प्रोग्राम रन हुआ, बॉडी लोड हुई, और बॉडी की प्रॉपर्टी लिखी थी बीजी कलर, और बीजी कलर के अंदर हमने कलर दिया हुआ था रेड, तो डायरेक्टली पेज के ऊपर रेड कलर क्या हो गया? शो हो गया। बट हम चाहते हैं डायरेक्टली ये बैकग्राउंड कलर ना आए। ठीक है? इसकी जगह क्या बन गया? एक बटन। तो ये बैकग्राउंड बीजी कलर प्रॉपर्टी यहाँ से हमने रिमूव कर दी। अब इसके अंदर एक बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इसकी वैल्यू दे दी मैंने रेड। तो अब क्या होगा? इसके अंदर एक कोई बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, क्योंकि बीजी कलर प्रॉपर्टी वहां से हमने रिमूव कर दी। एक सिंपल एक बटन आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा रेड। अब जैसे यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो देन इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, यानी कि इफेक्ट किसके आएंगे? सीएसएस के, डिजाइनिंग के, लेकिन किसके थ्रू आएंगे? यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो जिसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है पहले उसकी आईडी मेंशन करेंगे। तो किसके ऊपर अप्लाई करना है मुझे? पूरे ब्राउजर के ऊपर, और ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है हमारा बॉडी। तो हमने यहाँ पे इसकी एक आईडी दे दी बीडी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आईडी लाइक ए वेरिएबल है। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने आईडी क्या दी? बीडी। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके मैंने बना दिया हेड, हेड को यहाँ से क्लोज करा, देन यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। नाउ अब इसके अंदर जाके मैंने एक फंक्शन बना दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो भी डील करेगा वो फंक्शन में करेगा। F1 फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू हमें इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है किससे? आईडी के अकॉर्डिंग। आईडी किसकी है? बीडी की। अब क्या चेंज करना है मुझे? इसका बैकग्राउंड कलर। तो क्या लिखेंगे? डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड क्या हो जाए हमारा? रेड। ठीक है? नाउ ऑन क्लिक, किसको कॉल करें? F1 फंक्शन को। अब रन करेंगे तो डायरेक्टली कोई बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। जैसे यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा देन बैकग्राउंड कलर क्या होगा? चेंज होगा। तो डायरेक्टली कोई कलर नहीं आया, जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा देन बैकग्राउंड कलर क्या होगा? चेंज होगा। ऐसे अभी मैंने एक बटन बनाया, मान लिया इसके ऊपर एक बटन और बना देता हूं मैं। ये दे दिया मैंने ग्रीन, ये दे दिया हमने ब्लू। अब रन करेंगे तो हमारे पास 3 बटन आएंगे। रेड पे क्लिक करें तो कलर रेड हो गया, ग्रीन पे क्लिक करें तो ग्रीन हो जाए, ब्लू पे क्लिक करें तो क्या हो जाए? ब्लू। अब जैसे हमने रेड के लिए एक फंक्शन बनाया, ऐसे हमें फंक्शन किसके लिए बनाना पड़ेगा? ग्रीन के लिए। जितने ऑपरेशन होंगे उतने फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम दे दिया मैंने F2, वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रीन। एक फंक्शन और बना दिया F3, और वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? ब्लू।
अब इस बटन पे कॉल कर लेंगे F1 को, इस पे कॉल करेंगे F2 को, इस पे कॉल करेंगे F3 को। सेव करके रन करा, 3 बटन आ गए, रेड पे क्लिक करा, रेड ग्रीन। तो जिस बटन पे क्लिक करेंगे वही कलर क्या होगा, चेंज होगा। यस ओके सो अब देखो 3 बटन थे तो उसके लिए हमने 3 फंक्शन बनाए, ठीक है। अब मान लिया हमारे पास 100 बटन है, यानी कि 100 कलर मुझे चेंज करने हैं, तो फंक्शन भी 100 बनाने पड़ेंगे। जबकि हर एक फंक्शन के अंदर हमारा सब कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बटन कितने भी हो लेकिन फंक्शन एक ही बने, जिस पे क्लिक करें वही कलर क्या हो, हमारा चेंज हो। तो उसके लिए अब हमने फंक्शन एक ही बना दिया, यहाँ पे बटन अलग अलग बना देंगे। ये बटन वो बना दिए मैंने, ब्लू, सियान, ऑरेंज, पर्पल, ग्रे, येलो, पिंक एंड ब्राउन। अब बटन हमने अलग अलग बना दिए, फंक्शन एक ही है। अब जिस बटन पे भी क्लिक करें वही कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इस फंक्शन को हम क्या बना देंगे, आर्गुमेंट। अब ये फंक्शन क्या था, नॉन आर्गुमेंट था। अब इसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास करा दिया, लाइक एस, एक वेरिएबल पास करा दिया। यानी कि जब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड करेगा, और आर्गुमेंट में क्या पास करा देंगे, कलर का नाम। देन यहाँ पे जाके लिख देंगे रेड F1। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड करेगा, उस आर्गुमेंट के अंदर हम कलर का नाम पास करा देंगे। यहाँ पे पास करा दिया मैंने ब्लू, यहाँ पे जो भी कलर का नाम है यहाँ पे पास करा दिया सियान, यहाँ पे पास करा दिया ऑरेंज, यहाँ पे पास करा दिया पर्पल, यहाँ पे पास करा दिया ग्रे, देन येलो, देन पिंक और देन ब्राउन। ठीक है, अब इसको सेव करा j8.html। अब यूजर जिस बटन पे भी क्लिक करेगा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन क्या लेके जा रहा है, एक आर्गुमेंट। हमारे यूजर ने इस बटन पे क्लिक करा तो इसकी वैल्यू क्या थी, आर्गुमेंट में रेड पास कराई सिंगल कोड में, तो ये रेड वैल्यू कहाँ पे जाएगी, एस के अंदर। अब इस एस के अंदर कलर का नाम आ गया तो यहाँ पे क्या पास करा देंगे, एस। ग्रीन पे क्लिक करा तो इस एस के अंदर क्या जाएगी, ग्रीन वैल्यू, और कलर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन। सेव करके रन करेंगे। अब हमारे पास बटन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, फंक्शन हमारा एक ही है, जिस पे क्लिक करेंगे वही कलर क्या होगा, चेंज होगा। तो मैंने कहा j8.html, अलग अलग बटन आए, जिस पे क्लिक करेंगे वही कलर क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर? यस सर। अब देखो हमने फंक्शन तो एक बना दिया लेकिन बटन तो हमने अलग अलग बनाए। अब यही मान लेते हैं कि 100 बटन होंगे तो 100 के 100 बटन पूरी पूरी स्क्रीन को कवर अप कर लेंगे, बाकी कंटेंट हम कहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल भी एक ही हो, उसके अंदर नंबर ऑफ कलर आए, जो भी कलर सेलेक्ट करें वही वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी, इनपुट टाइप बटन, इसकी जगह क्या बना देंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या लिखा, सेलेक्ट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी इसकी लिस्ट लेनी है। सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे। देन जितने भी एलिमेंट है वो उसको कहाँ पे डाल देंगे, ऑप्शन में, वैल्यू रेड, टेक्स्ट आ जाएगा रेड, जितने भी कलर है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने कहा ग्रीन, ब्लू, सियान, ऑरेंज, पर्पल, येलो, पिंक, ग्रे एंड ब्राउन। नाउ वैल्यू चेंज कर दो, ग्रीन,
ब्लू, सियान, ऑरेंज, पर्पल, येलो, पिंक, ग्रे एंड ब्राउन। ठीक है, अब सेव करके रन करा j9.html। रन करेंगे तो सिंपल हमारे पास ये एक लिस्ट आ जाएगी। अब कंट्रोल एक ही है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब जो भी वैल्यू इधर सेलेक्ट करे वही कलर क्या हो जाए, हमारा चेंज हो जाए। तो जैसे बटन का इवेंट होता है ऑन क्लिक, जब बटन पे क्लिक करते हैं, ये क्या है हमारे पास लिस्ट है, इसका इवेंट होता है ऑन चेंज। यानी कि अभी एक वैल्यू सेलेक्ट है, जैसे मैं कोई दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा उसका इवेंट क्या होगा, फायर होगा। किसको कॉल कर लेंगे हम, F1 फंक्शन को। ये फंक्शन क्या रिक्वायर्ड करेगा, एक आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या पास कराएंगे, कलर का नाम। अब वहां पे तो हमारे बटन अलग अलग थे, तो जिसपे भी क्लिक कर रहे थे उसी का आर्गुमेंट वहां पे पास कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल का नाम एक ही है, वैल्यूज क्या है, अलग अलग है। रन टाइम पे यूजर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रन टाइम पे यूजर ने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू, जिसका मतलब जो भी इस लिस्ट के अंदर करेंटली सिलेक्टेड वैल्यू होगी वही उसके आर्गुमेंट में क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। अब रन करेंगे इसको, जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वही कलर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो कंट्रोल हमारे पास एक ही है, जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वही वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्लियर? यस सर। ऐसे सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस कॉपी कर देता हूँ फोल्डर के अंदर। ये हमारी कुछ इमेजेस हैं, इन इमेजेस को मैंने अपने जेएस फोल्डर के अंदर, जो हमारा फोल्डर है, तो उसमें कॉपी कर दिया। ठीक है, इमेज के नाम आ गया। अब इमेज का नाम पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैंने इनका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ना अब हम मैंने यहाँ पे जाके एक अभी इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। HTML में कमेंट करने के लिए पहले ये साइन लगाएंगे, फिर ये साइन लगाएंगे, फिर देन 2 डैश लगाएंगे, और जहां तक कमेंट करना है वहां पे जाके इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब ये कोड यहाँ पे रहेगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ मैंने यहाँ पे क्या बना दी, इमेज बना दी img-src। इमेज दे दी 1.jpg, इसकी हाइट 300, विड्थ 300। सेव करा मैंने इसको j10.html। अब रन करेंगे j10.html को, तो सिंपल हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। बट मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई भी इमेज डिस्प्ले ना हो। अभी डायरेक्टली एक इमेज आ रही है, हम चाहते हैं डायरेक्टली कोई इमेज ना आए, तो इसकी एसआरसी क्या कर दी हमने, ब्लैंक। कोई इमेज नहीं आएगी, सिंपली बॉक्स बन के आएगा, स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब हमारे पास एक इमेज की लिस्ट होगी, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है। इसके अंदर ऑप्शन में इमेजेस के नाम दे देंगे 1.jpg, ये दे दिया मैंने 2.jpg। जो इमेज के नाम हमने वहां पे लिखे हैं वही नाम उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में देंगे, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg, और ये हमने दे दी 8.jpg। टोटल हमारी 8 इमेजेस है। यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा इमेज 1, ये टेक्स्ट लिख देंगे इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4,
5 6 7 एंड इमेज 8। बाकी चीजें यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे दे दिया मैंने BR। अब रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। अभी कोई इमेज नहीं आ रही, यहाँ पे इमेज की एक लिस्ट आ रही है। अब जो भी यूजर यहाँ से इमेज सेलेक्ट करे वही इमेज क्या हो जाए, हमारी चेंज हो जाए। तो इसके लिए अब हम कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इमेज हमारी यहाँ से सेलेक्ट होगी, इमेज का नाम अप्लाई कहाँ पे होगा, इस इमेज के ऊपर। तो जिसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है उसकी एक आईडी दे दो। तो आईडी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बना दी IM। हमने एक आईडी बनाई किसकी, इमेज की। किसके ऊपर अप्लाई करना है, इस इमेज के ऊपर। तो एक फंक्शन बना दिया F1 गेट एलिमेंट बाई आईडी। किसकी आईडी लेंगे, इमेज की IM। क्या चेंज करना है मुझे, उसकी सोर्स। और सोर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, SRC। अब जो SRC के अंदर इमेज का नाम आएगा कहाँ पाएगा, इस S वेरिएबल में। जो भी यूजर इमेज का नाम सेलेक्ट करेगा किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इमेज पे। और यहाँ पे इस फंक्शन को जाके हमने कॉल कर लिया। रन करेंगे JTN.html को। जो भी यूजर इमेज सेलेक्ट करेगा वही इमेज क्या होती रहेगी, चेंज। अब यूजर यहाँ पे इमेज भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर। हेलो, क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे जो इमेज की हाइट विड्थ है वो हमारी फिक्स हो गई। अब हम चाहते हैं जो इमेज की हाइट और विड्थ है वो भी यूजर की नीड के अकॉर्डिंग क्या होती रहे, चेंज होती रहे। यानी कि यूजर इसकी हाइट विड्थ चेंज करे तो इसकी हाइट विड्थ भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक मैंने इनपुट एंटर हाइट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी दे दी उसकी H, एंटर विड्थ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी दे दी उसकी W, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू दे दी हमने उसकी चेंज। क्या होगा हमारे पास, ये इमेज यूजर यहाँ से सेलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से यूजर जो भी इमेज जो भी साइज यहाँ पे एंटर करे और इस बटन पे क्लिक करे तो जो हमने यहाँ पे हाइट विड्थ एंटर करी है वो इस इमेज के ऊपर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो हाइट विड्थ यूजर इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इसको हम रिट्रीव कर लेंगे। तो एक फंक्शन बना दिया F2, एक वेरिएबल लिया H, पाथ इंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। किसकी आईडी, H किसकी आईडी, इस टेक्स्ट फील्ड की। क्या उठाएंगे, इसकी वैल्यू जो यूजर ने डेटा हाइट एंटर करी है। ऐसे यहाँ पे रिट्रीव कर लेंगे उसकी विड्थ W, किसके अंदर आ जाएगी, W के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट आ गई, यहाँ पे आ गई विड्थ जो यूजर ने एंटर करी है। किस पे अप्लाई करनी है, इमेज के ऊपर। गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसकी आईडी, IM की, डॉट हाइट क्या हो जाए, हमारी H हो जाए, जो इसकी विड्थ हो वो क्या हो जाए, W। अब इसको कॉल कहाँ पे करेंगे, इस बटन के क्लिक इवेंट पे। तो ऑन क्लिक किसको कॉल करेंगे हम, F2 फंक्शन। अब रन करेंगे तो सिंपली हमारी इमेज आ गई। यूजर ने हाइट एंटर करी यहाँ पे 200, विड्थ एंटर करी 100। चेंज पे क्लिक करेंगे तो हाइट 200 हो गई, विड्थ 100 हो गई। हाइट मैंने 200 एंटर करी, विड्थ करी 1000। चेंज पे क्लिक करेंगे तो विड्थ की कितनी हो जाएगी, 1000। यानी कि इमेज भी यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इमेज के साइज को भी हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। ऐसे ही हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि इमेज बना दी।
इमेज आ जाएगी हमारी बाय डिफॉल्ट 1.jpg, इसको सेव कर दिया j11.html, रन करेंगे j11.html को, तो सिंपल हमारे पास एक इमेज आ गई। अब इस इमेज के ऊपर मैंने दो बटन बना दिए, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू दे दी मैंने उसकी प्री, एक बटन मैंने बना दिया नेक्स्ट। तो दो बटन आएंगे, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट इमेज आ जाए, प्रीवियस पे क्लिक करें, प्रीवियस इमेज आ जाए। सीक्वेंस में इमेज क्या होती रहे हमारी, चेंज होती रहे जब हम बटन के ऊपर क्लिक करें। तो देखो जो हमारे पास इमेज है वो हमारे फोल्डर के अंदर स्टोर है। इमेज का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई सीक्वेंस में इमेज का नाम नहीं आएगा। इवन हमने इमेज का नाम सीक्वेंस में दिए हुए, लेकिन इमेज के नाम हमारे कुछ भी हो सकते हैं। अभी सारी इमेज हमारी जेपीजी है, उनका टाइप भी कुछ हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, जेआईएफ हो सकता है। बट हम नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट इमेज आ जाए, प्रीवियस पे क्लिक करें तो प्रीवियस इमेज आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले जितनी भी हमारी इमेजेस हैं उसको एक एरे में स्टोर कर लेंगे। तो एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू और एक एरे बना दिया। जितनी भी इमेजेस के नाम है हमारे, उन इमेज के नाम हम इस एरे के अंदर लिख देंगे डबल कोड में। तो पहली इमेज, दूसरी 2.jpg, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगी 1, ये होगी 2, that is 3, ये होगी 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल हमने इसके अंदर 8 इमेज इसके अंदर ऐड कर दी। अभी ये इमेज के जो नाम दिए हमने एक एरे के अंदर दिए। एरे के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सीक्वेंस में स्टोर होता है। पहली इमेज का नाम 0 इंडेक्स पे जाएगा, दूसरी का 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3, 4, यानी कि 7 इंडेक्स उसके अंदर जनरेट हो जाएंगे। नाउ एक वेरिएबल लिया मैंने x, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी उसकी 0। एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया nxt। अब जब यूजर इस बटन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट इमेज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो नाउ अब x की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 0। क्या करेंगे, x को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब x की वैल्यू 0 है, फर्स्ट टाइम कॉल करेगा तो 1 हो जाएगी, अगेन कॉल करेगा 2 हो जाएगी, यानी जितनी बार कॉल करेगा वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब एसआरसी में क्या दे देंगे, एरे का नाम दैट इज a, और इंडेक्स क्या है उसकी x की क्या है हमारे पास जो भी इंडेक्स है। एज एक फंक्शन बना देंगे यहाँ पे हम प्रीवियस, ये नेक्स्ट के लिए हो गया, ये किसके लिए बना देंगे हम, प्रीवियस के लिए। तो फंक्शन का नाम क्या है दिया, प्री, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट। अब इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर लेंगे प्री फंक्शन को, इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर लेंगे nxt फंक्शन को, सेव करके रन करा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इमेज हो रही है, प्रीवियस पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रीवियस इमेज हो रही है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम नेक्स्ट करते करते लास्ट वाली इमेज पे जाएंगे और अगेन यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसमें लास्ट वाली इमेज के बाद ये ब्लैंक इमेज आ जाएगी। क्योंकि जब नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीमेंट। टोटल इमेज हमारी 8 है तो इंडेक्स कितनी होंगी, 7 ही होंगी। तो जैसे अगेन इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और 8 इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। या प्रीवियस पे करते करते जब हम पहली इमेज पे पहुंच जाएंगे और अगेन यूजर प्रीवियस पे क्लिक करेगा तो फिर से डिक्रीमेंट करेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और -1 इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। बट हम चाहते हैं जैसे वो लास्ट वाली इमेज पे जाए और नेक्स्ट पे क्लिक करे तो इंक्रीमेंट ना हो, या वो पहली वाली इमेज पे आए और अगेन प्रीवियस पे क्लिक करे तो डिक्रीमेंट ना हो। तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे कि इफ x की जो वैल्यू है अगर लेस देन कितनी है हमारी, 7 है, तो देन क्या हो, इंक्रीमेंट हो। यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर x की वैल्यू बड़ी है 0 से तो देन क्या हो, डिक्रीमेंट हो। आप क्लिक करेंगे, लास्ट वाली इमेज पे जैसे आएगा स्टॉप हो जाएगा। अब क्लिक कर रहे हैं तो इमेज हमारी चेंज नहीं हो रही है। इवन जब प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और पहली इमेज पे आएगा तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर।
यस सर। अब देखो इमेज को चेंज करने के लिए हमने दो बटन बनाए, प्रीवियस और नेक्स्ट, देन इमेज चेंज हो रही है। बट मैं चाहता हूं कि बटन ना हो, ना तो प्रीवियस वाला बटन हो ना ही नेक्स्ट वाला बटन हो। जैसे यूजर इमेज पे क्लिक करे देन इमेज क्या होती रहे, चेंज होती रहे। तो उसके लिए फाइल का नाम दे दिया मैंने J12 HTML, एक नई फाइल बना दी। अब यहाँ पे बटन हटा देंगे, ये बटन भी हटा दिया मैंने, ये बटन भी हटा दिया। फंक्शन एक ही होगा। अब इस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल कर लेंगे, ऑन क्लिक इमेज के ऊपर। इमेज का भी अपना ऑन क्लिक इवेंट होता है, किसको कॉल कर लेंगे, NXT फंक्शन को। सेव करके रन करेंगे J12.html, तो नॉर्मल हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो इमेज क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन लास्ट में आके रुक गई, क्योंकि वहां पे कंडीशन लगाई हुई है हमने कि जैसे x की वैल्यू 7 होगी तो वो फिर इंक्रीमेंट ना करे। तो जब वो लास्ट वाली इमेज पे आए और यूजर अगेन क्लिक करे इमेज के ऊपर, तो फिर से स्टार्ट कहाँ से हो जाए, पहली इमेज से। तो यहाँ पे एक कंडीशन और डाल देंगे, एल्स x = 0। जब तक x की वैल्यू 7 से छोटी होती है इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 7 होगी, तो यानी कि पूरी इमेज क्या हो गई, एक्सेस हो गई। तो देन x के अंदर क्या कर देगा, 0। फिर हमारी 0 वाली इमेज से फिर से स्टार्ट कर देगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अभी तक जो हमने इमेज चेंज करी है, या तो बटन पे क्लिक करके इमेज चेंज हो रही है, या हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम इमेज पे क्लिक कर रहे हैं देन इमेज चेंज हो रही है। बट मैं चाहता हूं कि किसी बटन पे क्लिक ना हो, इमेज पे क्लिक ना हो। इमेज क्या हो, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, अपना आप क्या होती रहे, चेंज होती रहे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेट इंटरवल फंक्शन का। तो इस पूरे कोड को मैंने कॉपी करा, सेव करा J13.html। नाउ अभी हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ये हमने एरे लिया जिसके अंदर सारी इमेज स्टोर है। ये हमारा फंक्शन है जो इमेज को चेंज कर रहा है 1 by 1। अब ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है इमेज के ऑन क्लिक पे कॉल हो रहा था, अब हमें इमेज के ऑन क्लिक पे कॉल नहीं करना है। इमेज की मैं थोड़ी हाइट भी, विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, 900 कर दी। J13.html, तो ये हमारी इमेज आ गई। अब ये इमेज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन क्या होती रहे, चेंज होती रहे। तो हमारे पास फंक्शन होता है सेट इंटरवल। देखो अभी जो फंक्शन हमने बनाए हैं उनको हम कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट पे, बटन के क्लिक इवेंट पे, इमेज के क्लिक इवेंट पे, किसी भी एलिमेंट के इवेंट पे हम उनको कॉल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास फंक्शन होता है सेट इंटरवल। तो एक वेरिएबल लिया p, कुछ भी नाम हो सकता है, सेट इंटरवल, ये पहले से बना एक फंक्शन है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन क्या करेगा, कॉल करेगा। किसको कॉल करना है, NXT फंक्शन को। कितने टाइम के बाद कॉल करना है, 500। ये जो 500 टाइम लेगा वो किसमें लेगा, मिली सेकेंड में लेगा। तो देखो इस फंक्शन को अभी हमने कहीं पे भी कॉल नहीं करा। जैसे प्रोग्राम रन होगा बॉडी क्या होगी, हमारी कॉल होगी। जैसे बॉडी कॉल होगी तो स्क्रिप्ट के अंदर जाएगा। यहाँ पे एक एरे डिफाइन है, एक वेरिएबल डिफाइन है, एक्स, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेट इंटरवल, ये फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें कौन सा फंक्शन कॉल हो रखा है, नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट टाइम ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा। इसके बाद जो टाइम इंटरवल लिखा है 500 मिली सेकेंड, तो हर एक 500 मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, कॉल होता रहेगा। अब हम इसको कॉल नहीं कर रहे कहीं पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन क्या होता रहेगा, कॉल होता रहेगा। ठीक है, कितने भी इसकी टाइमिंग बढ़ानी है, 1000 करेंगे तो 1000 अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड होगा, हर एक सेकंड के बाद चेंज होगी। 1000 होता है अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड। अगर उससे भी कम करना है तो लाइक मैंने कर दिया 100, तो अब एक सेकंड के 10th पार्ट में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और भी स्पीड करनी है, मैंने यहाँ पे कर दिया 10। ये जो भी टाइम लेगा वो मिली सेकेंड में लेगा। देखो अब इस स्पीड से क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। क्लियर?
यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? कोई क्वेरी किसी को? ठीक है, तो आज इसको ट्राई करो, फिर आप लोग कल इसके अंदर बूटस्ट्रैप और पीएचपी वाला सेशन करते हैं। ठीक है, यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो किसी की बताइए। कोई क्वेरी है किसी की? नो सर। ठीक है, तो आज इतना करो, कल इसके अंदर करेंगे बूटस्ट्रैप और इसके अंदर करेंगे फिर पीएचपी वाला पार्ट। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।